नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए इस प्रोग्राम को हैंडओवर लें और अपने पूरे प्रोजेक्ट को हमारे पेरेंट्स और जो इलाके से हमारे एजुकेशन से रिलेटेड लोग आए हैं या फिर जो सरकर्दा लोग आए हैं उन तक हमारा मैसेज पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंदन राय है और मैं लीड ग्रुप मुंबई को बिहार के लिए रिप्रेजेंट करता हूं। लीड ग्रुप एक्चुअली एक मुंबई बेस्ड एडटेक संस्था है। इसका काम है गांव और टाउन्स, स्पेसिफिकली गांव और टाउन्स के स्कूल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की पूरी पढ़ाई लिखाई स्थापित करना। मतलब कि पढ़ाई 10 से 15 हज़ार वाली हो जाए लेकिन फीस नॉर्मल लगे और फीस जो है वो ही रहे और आपको कोई फालतू खर्च न करना पड़े एक अच्छी एजुकेशन के लिए। ये मेरी कंपनी का विजन है और इसलिए हमारा जो स्पेशलाइजेशन पॉइंट्स भी गांव और टाउन्स के स्कूल ही ज्यादा है। हम करते क्या है कि जो पढ़ाई लिखाई का पूरा जो नजरिया होता है, जो पढ़ाई लिखाई के जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जो पूरे जो कोर्स होते हैं उसके हम स्कूल्स में चेंज करते हैं। इसमें हम बहुत सी चीजें करते हैं जो अगले आप 10-15 मिनट में जानेंगे कि हम क्या क्या करते हैं। पहले तो मैंने आप सबका सब कुछ सुना। मैं एक चीज बताऊंगा कि शिक्षा आदमी को बेहतर बनाता है लेकिन शिक्षा विद रिलीजियस वैल्यू डेफिनेट बेहतर बना देता है। ये तो डन है। जब आपके पास एक ऐसी मोरल वैल्यूज की भी बैकिंग होती है उस पढ़ाई के साथ तो बाय डिफॉल्ट आप अच्छे इंजीनियर भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, लेकिन आपके बैकग्राउंड में अनकॉन्शियस माइंड में वो जो मोरल्स हैं, वो वैल्यूज हैं, वो आपको कभी भी गलत जगह पे भटकने नहीं देगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि हम ऐसे स्कूल में हैं जहां ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली चल रही है और हम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड लेने जा रहे हैं। अब इसके लिए हम करते क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हालांकि इसके लिए कुछ हमें दिखाना भी था लेकिन हमारे पास अभी फैसिलिटी नहीं है। आप जब यहाँ से अपने घर जाइएगा तो अपने बच्चों से एक सवाल पूछिएगा, जो भी बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। और आजकल के बच्चे जो 2010 से लेकर 2015 के बीच जो बच्चे हैं उनको हम बोलते हैं जेन अल्फा। इनकी जनरेशन को हम बोलते हैं जेन अल्फा। आप जब अपने यहाँ से प्रोग्राम के बाद अपने घर जाइएगा तो बच्चों से पूछिएगा कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। यकीन मानिए आपका बच्चा अलग अलग, आपके घर में 2-3 बच्चे हैं तो हो सकता है कि आपके घर में ही 2-3 बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट बता दें। कोई इंग्लिश बोल सकता है, कोई हिंदी बोल सकता है, कोई उर्दू बोल सकता है, कोई मैथ बोल सकता है, सोशल साइंस, इंग्लिश, कुछ भी बोल सकता है। आपको बस गौर ये करना है कि वो जो भी विषय बताएंगे कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो असल में सिर्फ अपना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बता रहे होंगे, वो तरीका बता रहे होंगे कि जो उनको पसंद है सीखने के में यूज होने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मॉडलिटीज ऑफ लर्निंग। इसके तहत अगर मैं दुनिया भर के सारे लोगों को इकट्ठा कर दूं तो उनको मैं 9 तरीकों में बांट सकता हूं उनके सीखने के तरीकों के हिसाब से। अब आपका बच्चा जो विषय बताएगा उससे आप पकड़ेंगे कैसे कि आपका बच्चा किस तरह का सीखने वाला है। देखिए, किसी भी बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट ऐसे हवा में नहीं बन जाता या उसका इंटरेस्ट सिर्फ ऐसे ही उस सब्जेक्ट में नहीं आ जाता। उसकी खुद की पर्सनालिटी उस सब्जेक्ट की पर्सनालिटी से जब जाके मैच करती है तो वो बोलता है कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। अब इत्तेफाक कीजिए कि अगर बच्चा आपका बोल रहा हो कि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैथ सिर्फ ऐसे ही नहीं बना। मैथ की जो डिमांड होती है सब्जेक्ट की वो होती है कि आप मुझ में जूझिए, मुझ में इंगेज होइए, मुझ में आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, तब आप मुझको समझ पाएंगे। मुझको आपको करना पड़ेगा। और ये जो ट्रेट है उस सब्जेक्ट की, उस बच्चे के भी होती है। वो बच्चा जुझारू होता है, वो करके ही सीखेगा। तो अगर बच्चा आपका मैथ सब्जेक्ट को फेवरेट बताए तो मान के चलेगा कि आपका बच्चा उन बच्चों में से है जो कभी भी जीवन में कुछ भी सिखाना हो उसको बिना करवाए उसको आप सिखा नहीं पाओगे। मतलब आप लाख लेक्चर्स दे दीजिए, लाख चीजें दिखा दीजिए, लेकिन उसको उसके बारे में वो चीज करवाएंगे नहीं जब तक वो चीज सीखेगा नहीं। अब अगर आपका बच्चा उर्दू, इंग्लिश या हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोल रहा हो तो मान के चलेगा कि आपका बच्चा उन बच्चों में से है जो सुन के ही सीखेगा। उसकी जो पर्सनालिटी की जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसा है कि टीचर जब तक उस नॉलेज ब्लॉक के बारे में क्रिएटिव तरीके से समझाएगा नहीं, वास्तविक जीवन के जुड़ाव से, वास्तविक जीवन के घटनाओं से उसको जोड़ेगा नहीं, तब तक बच्चा उसके बारे में समझ नहीं पाएगा। आप लाख वीडियोस दिखा दीजिए, लाख उससे एक्टिविटी करवा दीजिए, लेकिन जब तक उसको वास्तविक जीवन की बातों से नहीं जोड़ेंगे तब तक सीखेगा नहीं। तो मतलब अगर बच्चा आपका हिंदी, इंग्लिश या उर्दू को फेवरेट बता रहा है तो मान के चलेगा कि आपका बच्चा सुन के सीखने वाला बच्चा है, ऑडिटरी लर्नर है। और अगर आपका बच्चा साइंस और सोशल साइंस को ज्यादा तहरीज दे रहा है कि नहीं मुझे वही ज्यादा पसंद आ रहा है, तो मान के चलेगा कि आपके बच्चों में वो क्वालिटी है कि अगर उसको जीवन में कुछ भी सिखाना है तो उसको कुछ भी सिखाने के लिए पहले एक छोटा सा वीडियो, पिक्चर्स, डायग्राम, फिगर्स, कुछ ना कुछ पहले दिखाना पड़ेगा। उसके बाद उसके बारे में जब बताना शुरू करेंगे तो जल्दी सीख जाएगा। तो आपका बच्चा देख के सीखने वाला बच्चा है।
अब हमारी क्लासेस में भी नॉर्मल इसी 3 तरीके के बच्चे होते हैं। अगर किसी का बच्चा कमजोर है पढ़ाई में, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आईक्यू की वजह से ही कमजोर हो रहा होगा। ये भी विजन हो सकता है कि उसका जो तरीका है, और खासकर ये भी समझने वाली बात है कि 2010 से 2015, मैं दोबारा ये बात बोल रहा हूँ, 2010 से 2015 के बीच जो बच्चे आज के डेट में हमारे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जेन अल्फा हैं, हाई आईक्यू के होते हैं, लेकिन इनका फोकस स्पैन कम है, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर फ्लुएंट हैं। ये बच्चे दूध नहीं पिए होंगे उनके सामने अगर मोबाइल नहीं रहा होगा तो बाय डिफॉल्ट उनके जो सीखने की पद्धति में बहुत सारे चेंज हैं जो आज से 15-20 साल पहले के बच्चों में होते थे, वो अब नहीं है। ये बहुत अलग तरह की ब्रीड है, अलग तरह के जनरेशन है, जिसको हमें समझना होगा और हमें ऑडियंस के हिसाब से पढ़ाई लिखाई भी परोसनी पड़ेगी, वरना वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और वो आप और हम समझेंगे कि ये बच्चा हमारा पढ़ने में कमजोर है। तो अब हमने जो सबसे पहले काम किया है, अगले सत्र से जो अप्रैल में हमारे आने वाला है, हमने इस पूरे स्कूल में 3 तरह की व्यवस्था की है। मतलब एक 40 मिनट की क्लास जब टीचर पढ़ाने जाएगा तो उसमें सिर्फ लगातार बातचीत नहीं करेगा। उस 40 मिनट की क्लास में टीचर जो पढ़ाने जा रहा है, पहले उसको वास्तविक जीवन से उस बच्चे के जोड़ने की कोशिश करेगा कि देखो ये जो तुम पढ़ने जा रहे हो ये तुम्हारे लाइफ में कहाँ काम आता है, इंस्टेड ऑफ दैट कि इसके बारे में सिर्फ ज्ञान देना शुरू कर दे। उससे फायदा क्या होगा कि जो ऑडिटरी बच्चा होगा वो सीख जाएगा। उसके बाद उसी 40 मिनट में क्लास में टीचर उस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए एक स्मार्ट क्लास का कंटेंट चलाएगा। उसके लिए हम अपने हर क्लासेस में एक पैनल लगाने जा रहे हैं स्मार्ट क्लासेस का, स्मार्ट बोर्ड का, जिसके तहत वो 40 मिनट में जो कुछ भी पढ़ने जा रहा है उसका 5 से 6 मिनट वाला पार्ट स्मार्ट क्लास में देखेगा भी। उसके बाद अब जो होता है कि टोटली ये करने के बाद आओ देखिए ये किया कैसे जाता है। आपने वास्तविक जीवन वाली बात समझ ली, आपने देख लिया ये कैसे होता है, आओ इसको करके देखा जाए कैसे होगा। वो उसी 40 मिनट का पार्ट होगा। इससे फायदा ये होगा कि आपका बच्चा उसी 40 मिनट में अपने हिस्से की चीज लेके जाएगा, न कि सिर्फ टीचर लगातार बातचीत कर रहा हो। ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है, बेहद आउटडेटेड है। और आज अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसकी मेन वजह यही है कि उसको उसके हिस्से की चीज, और जबकि बच्चा हमारा जेन अल्फा है वो बहुत क्लियर होता है कि उसको चाहिए क्या। आप उसको जबरदस्ती कोई चीज करवा नहीं पाओगे। तो एक 40 मिनट में हम हर बच्चे को, चाहे वो सुन के सीखने वाला हो, चाहे करके सीखने वाला हो, चाहे बातचीत से सीखने वाला हो या वीडियो देख के सीखने वाला हो, हर 40 मिनट में उसको पूरे हिस्से की चीज देने जा रहे हैं। उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी अपने डालेंगे, क्लासेस में पैनल्स होंगे, और ये अब हमारे क्लास का एक ढर्रा होगा। 40 मिनट की क्लास 3 पार्ट्स में टूटेगी, न कि सिर्फ बातचीत में। दूसरी चीज, अब ये कराएगा कौन? देखिए, विजन हमारा ये है कि आपको इसी गांव, इसी टाउन, इसी कस्बे में, इसी स्कूल में एक डीपीएस, गोइनकास या जयपुरियास जैसे बहुत बड़े बड़े स्कूल के बराबर की फैसिलिटीज मिले, बिना अफोर्डेबिलिटी खराब किए बगैर। और ये कराने के लिए जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है टीचर्स का। अब टीचर कैसे लाएं? अब अगर मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट ने ये तय कर लिया है कि अब हमें स्कूल में इस एरिया का सबसे बेहतरीन पढ़ाई लिखाई करानी है, तो उसके लिए टीचर्स भी अच्छे होंगे। टीचर्स हमारे पास हैं, बाय डिफॉल्ट हमने टीचर्स चुने हुए हैं। लेकिन आज के डेट में सोच के देखिए कि लबीब सर ने अगर ये डिसाइड कर लिया कि सर मुझे बिहार के सबसे बेस्ट टीचर ही से अपने बच्चों को पढ़वाना है, तो आज आप खोजने निकलेंगे तो बेस्ट टीचर इज इक्वल टू 1 लाख रुपया। ये आज की डेट में उसका रेट है। अब 1 लाख रुपए मतलब इन द सेंस 20 टीचर रख रहे हैं तो मतलब 20 लाख रुपए। 20 लाख इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दीजिए, वो आपके पास 7 से 11 हजार रुपए के आसपास पर बच्चे का खर्च आ जाएगा। अब इस चीज को हमें समझने की जरूरत है, उस 1 लाख वाले टीचर में और हमारे जो नॉर्मल टीचर्स है उसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है उनके पढ़ाने के तरीके में, जो उन्होंने 10 साल 15 साल पढ़ाने के बाद जो अर्जित किया है, जो इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं वो क्लास में पढ़ाने में, कि टीचर इधर से पढ़ाना शुरू कर रहा है और बच्चे उधर से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और टीचिंग और लर्निंग के बीच में जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट या एंगेजमेंट आ जाए, बच्चों को पढ़ने में मजा आने लग जाए और कहे कि वाह मैम समझ में आ गया, ये बहुत बेहतरीन चीज थी। और ये जो होगा वो सिर्फ टीचर के तरीके पर डिपेंड करता है। अब हमने क्या किया है, इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने अपने क्लासेस, ये होगा कैसे समझिए इस चीज को। बच्चों के सामने ऐसी बहुत सारी बुक्स जो नॉर्मल क्लास में होंगी वो उनके सामने डेस्क पे खुली होंगी, और डेस्क पे खोल के वो हर वो पेज जो टीचर आज पढ़ाएगा उसको वो एक टैब पे पढ़ाएगा। इस पूरे पेज बाय पेज का हिसाब किताब टीचर के, हर टीचर के हाथ में ऐसा एक टैबलेट होगा। इस टैबलेट में हर उस पेज को, हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट को जो पढ़ाने जा रहा है उसका पूरा हिसाब किताब है कि आज पेज नंबर 18 टीचर पढ़ा रहा है, तो उस पेज नंबर 18 को पढ़ाने के लिए टीचर क्या वास्तविक जीवन की बात करेगा, इसमें दिया हुआ है। क्या स्मार्ट क्लास का कंटेंट दिखाएगा, इसमें दिया हुआ, जो यहाँ चलाएगा वहां पैनल पे चलेगा, और क्या एक्टिविटी होगी वो भी इसमें दिया होगा।
यही अंतर होता है एक 1 लाख वाली टीचर और एक नॉर्मल टीचर में। और इन्हीं टीचर के हाथ में हमने 1 लाख वाली तरकीब अगर साथ थमा दी तो यकीन मानिए आपके यही टीचर 1 लाख वाली बराबर की पढ़ाई पढ़वाएंगे और आपको 6 महीने में इसका अंदाजा हो जाएगा कि ये चीजें हो रही हैं। तो इस तरह से हम अपने टीचर्स को सुपर टीचर्स की कैटेगरी में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब टीचर्स के थ्रू ही ये पूरा प्रोसेस चलेगा। टीचर इसके सूत्रधार, इसे कैटलिस्ट होंगे, लेकिन ये हमारे टीचर्स इन्हीं को ट्रेन करके इन्हीं को इस माध्यम से इक्विप्ड करेंगे ताकि यही टीचर आपका 1 लाख वाले बराबर की टीचर की पढ़ाई करवाए, जिससे पढ़ाई भी आपकी बहुत महंगी वाली फील्ड में आ जाए। तीसरी चीज, जो मैंने क्लास मतलब ये सेशन शुरू करने से पहले पहले ये आपको बताया था कि लीड ग्रुप का उद्देश्य है एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की पूरी पढ़ाई लिखाई किसी गांव और टाउन्स में स्थापित करना बिना अफोर्डेबिलिटी खराब किए बगैर। तो जब हम बात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की करते हैं तो उसमें 3 मेन चीजें आती है। पहली कि आपका बच्चा रीजनल लैंग्वेज के अलावा एक ग्लोबल लैंग्वेज भी जानता है, मतलब जो कि नॉर्मल इंग्लिश है। सेकंड, क्या बच्चा मेरा क्लास स्कूलिंग में ही स्किल हो पा रहा है, मतलब मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट को सिर्फ वो पढ़ के रट के लिख के एग्जाम में पास हो जा रहा है, या जो भी वो पढ़ता है क्या उससे वो अपने जीवन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है या उससे कुछ इजाद करता है। और तीसरी चीज कि क्या मैं 12 तक की पढ़ाई करके पैसा कमा सकता हूं। अब मैं एक एक करके इसको डिकोड करने की कोशिश करता हूं। मैक्सिमम इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की बात है, सबके अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं। मैक्सिमम जो हमारे पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा क्यों जाता है? जी बोलना है आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों भेजते हैं? ताकि बच्चा इंग्लिश सीख जाए, इंग्लिश बोलने लग जाए। अब इस चीज को सोच के देखिए कि किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ये एक्चुअली ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या विडंबना कह सकते हैं। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में सारी पढ़ाई इंग्लिश में होगी, सारी किताबें इंग्लिश में होंगी, टीचर पढ़ाएगा भी इंग्लिश में, लेकिन हम ये कैसे मान लेते हैं कि हमारा बच्चा जिस भी परिवेश से आ रहा है, जिस भी इन्वायरमेंट से आ रहा है, उस लेवल की इंग्लिश को समझ पा रहा होगा? वो नहीं समझ पाता। और जब नहीं समझ पाता तो 40-50 साल से जो चल रहा है वो होना शुरू हो जाता है। मतलब कोई बात नहीं, समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, टीचर ने क्वेश्चन आंसर तो लिखाया है ना, मैं उसको रट जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने फैमिली का प्रेशर है, रिश्तेदारों का प्रेशर है, पड़ोसियों का प्रेशर है, तो मुझे फेल तो नहीं होना है भाई, मुझे पास तो हो जाना है। और आज आप जब इस सेशन के बाद अपने घर जाइएगा तो कभी अपने बच्चों को रटते हुए या याद करते हुए पाइए। आप देखेंगे कि वो इज के बाद टू और टू के बाद इन तक रट जाते हैं। मतलब इन टू से पहले नहीं आना चाहिए, टू उसके बाद नहीं आना चाहिए, ये तक रट जाते हैं। और उनका मेन मोटिव होता है कि बस मैंने इसको रटा, और जैसे ही मैं इस चीज को लेके एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा या टेस्ट देने जाऊंगा तो जो मुझे मतलब होगा सीधे सीधे उस सवाल से जो मैंने रटा हुआ, जैसे ही सवाल दिखा खटाखट उतारना शुरू किया, मेरा काम खत्म। आप ऐसे रटे हुए बच्चों से पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। एक हफ्ते बाद वही चीज दोबारा पूछ के देखिए, हवा हो चुकी होती है चीजें, लेकिन वो बच्चा अगले क्लास में पास हो चुका होता है, अगले क्लास में पहुंच चुका होता है, लेकिन उसके बारे में कुछ सीख नहीं पाया, वो रट के लिख के पास हो गया। और आज हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकल के जितने बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाते भी हैं, मैक्सिमम बच्चे जो वो पढ़ के आए हैं उससे क्या इजाद करना है उनको नहीं पता। मतलब हमारा बच्चा अच्छे नंबर से पास होगा, अच्छे डिग्रीज उसके पास होगी, अच्छे कॉलेजेस से पास होगा, लेकिन उससे कुछ बनाना है वो उसको नहीं पता, क्योंकि वो हमने उसको तैयारी किया कि उसको बाद में जाके क्लरिकल वर्क ही करना है। अब इस वाले पार्ट में इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम इस पूरे एजुकेशन से, अगर बच्चा कमजोर हो जा रहा है तो उसका एक मोटिव हो सकता है इंग्लिश, कि वो इंग्लिश ना समझ पाया हो, इसलिए इसकी सारी पढ़ाई लिखाई खराब हो गई हो। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान के चलिए कि बगल वाले खेत में एक आदमी काम कर रहा है, ठीक है, और ये आदमी आज यहाँ पे है और अगली सुबह जब आंख खोले तो ढाका बांग्लादेश के एकदम बिजी मार्केट में वो खड़ा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रही, वो हिंदी भी नहीं जानता, वो लोकल लैंग्वेज यहाँ की बोलता है, और वो एकदम ढाका की बिजी मार्केट में खड़ा है और बांग्ला उंगला तो छोड़िए, उसको लोकल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो अपनी जरूरत की चीजें कैसे वहां पूरी करेगा? मतलब उसको प्यास लगे तो कैसे मांगेगा? उसको प्यास लगी तो कैसे मांगेगा पानी? उसको तो पानी बोलने नहीं होगा। पानी, खाना होगा तो खाना, कपड़ा रहने के लिए,
यकीन मानिए ये जो एकदम बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी था, हफ्ता 10 दिन लगेगा उसको जाते जाते वहां पे, वो 15 से 20 बांग्ला के वर्ड का ज्ञानी हो चुका होगा, जिसको कह के वो अपनी जरूरत पूरी कर लेगा कि ये बांग्ला में इसको ये बोलते हैं, बांग्ला में उसको वो बोलते हैं, बांग्ला में ये बोलते हैं। ये पहला स्टेज आता है किसी भी आदमी का, जिसको बोलते हैं नीड्स, जरूरतें। उसके बाद जब उसका खाना पीने वाला काम हो गया, तब वो थोड़ा सा मार्केट में घूमना शुरू किया। अब वो क्या काम करेगा कि बगल में सब जगह घूम रहा है, अच्छा बांग्ला में इसको ये बोलते हैं, बांग्ला में हिंदी को ये बोलते हैं, इस नंबर को ये बोलते हैं, इस नंबर की बस को ये बोलते हैं। उसके पास 6 महीने में 300 से 400 बांग्ला के शब्दों का शब्दकोश आ चुका है, और 1 साल के भीतर भीतर वो इतना घूम चुका है कि ऐसे बहुत से वर्ड्स जो कि हमारी बातचीत में यूज होते हैं, उसको भी नोटिस करना वो शुरू कर चुका है। मतलब जो जैसे हम बोलते हैं कि कैसे हैं आप लोग, तो केमुन आछिन दादा, अच्छा इसका मतलब ये होता है कि आप कैसे हैं, कोई ये बोला जाता है। वो ऐसे ऐसे वर्ड्स भी पकड़ना शुरू किया, लाइनें भी पकड़ना शुरू किया। सेकेंड ईयर तक जाते जाते अब वो एक टूटी फूटी लेवल की बांग्ला बोलना शुरू कर रहा है, और तीसरे साल तक जाते जाते आप पकड़ नहीं पाएंगे कि वो आदमी प्रॉपर ढाका का ही है कि यहाँ का रहने वाला है। ये सब कैसे हुआ? क्या इस भाषा को सीखने के लिए वो किसी स्कूल गया? तो सीखा कैसे उसने? माहौल और शब्दकोश, वो शब्दकोश ही सब कुछ थे जो उसने एक बेसिक लेवल की इंग्लिश या कोई भी भाषा सीखने पे उसको सहायता की। ये घटना मेरे साथ आज से करीब 15 साल पहले घटी थी। मैं 2008-9 में बांग्लादेश में एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कंपनी के लिए काम करता था, और उसके लिए मैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका तीनों देखा करता था। तभी मैं एक धान मंडी करके ढाका में जगह है, वहां पे मैं अपने बॉस से हिंदी में बात कर रहा था, और तभी बगल में एक आदमी मुझे देखता हुआ कि भैया आप इंडिया से हो? मैं इंडिया से ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भी इंडिया से ही हूँ। कहते तो आप फिर यहाँ कैसे आ गए? क्या करें, 10 साल पहले हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भाग के आए। मैं प्रॉपर रहने वाला मोतिहारी का हूँ, लेकिन भाग के यहाँ चले आए, फिर दोस्त लोग भी अलग अलग हो गए, तब से यहीं रह गए। वो करता क्या था कि एक बड़ी सी लंबी सी साइकिल लेता था, एक तरफ बड़े से टोकरे इस तरफ, एक तरफ बड़े से टोकरे इस तरफ, दोनों में सेब रख के बेचते थे वो। तो मैंने पूछा कि फिर यहाँ आप कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि जो आपको मैंने बताया कि अरे आए तो बड़ी दिक्कत हुई, इशारे से कहके तो हम बांग्ला सीखना शुरू किए, फिर इक्का दुक्का वर्ड्स और जुटाना शुरू किए, 5-6 महीना में बेसिक लेवल का समझना शुरू कर दिए, 1 साल लगा थोड़ा टूटी फूटी लेवल की बांग्ला शुरू किए, और अब हम 2-3 साल लगा, लेकिन अब बेसिक बांग्ला पूरा समझते हैं, पूरा बोल लेते हैं। हम 20,000 रुपया महीना भी कमा रहे हैं सेव बेच के। हम कहते तो बहुत बढ़िया हिसाब किताब हो गया। उस समय से दिमाग में मेरे कौंध गया कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए किसी बच्चे को या किसी को भी किसी स्कूल या किसी उस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके वास्तविक जीवन में उतारना पड़ता है। लीड के तहत जो अभी सर ने बात की एल्गा की, इंग्लिश लैंग्वेज जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, आपका बच्चा लोकल में भोजपुरी बोले, बांग्ला बोले, मैथिली बोले, कुछ भी बोले, उसको प्राउडली बोलने दीजिए। वो उसकी आज की रीजनल लैंग्वेज को प्राउडली बोलने दीजिए। लेकिन बातचीत में अगर उसके वो इंग्लिश के एक एक वर्ड आना शुरू हो गए, तो यकीन मानिए आपका बच्चा अग्रसर है कुछ बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए। अभी मैं यहाँ खड़े खड़े आपके कुछ बच्चों को यहाँ लेके आऊंगा। बोला करना पड़ेगा। कुछ बच्चे आगे आ जाइए, कुछ बच्चे यहाँ आगे आ जाइए, यहाँ पे आइए, कुछ बच्चे यहाँ आगे आ जाइए। अब ये असल में मैं जो एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, ये हम अपने एक यूजुअल पार्ट में करते हैं। मतलब हर दिन जब आपका बच्चा इंग्लिश की क्लासेस में बैठेगा, उसके सामने इंग्लिश की ऐसे बुक्स खुली रहेगी, तो पहले दिन ही जब हम बच्चों का शब्दकोश वाला पार्ट, याद रखिएगा मैं शब्दकोश वाली बात कर रहा हूँ, हम अपने बच्चों को अब तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से जो शब्दकोश याद कराते थे, वर्ड मीनिंग, वो होता था कि या तो उसकी सॉफ्ट इंग्लिश लिखवा देते थे या उसकी हिंदी लिखवा देते थे। लेकिन अब जिस जन अल्फा को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका बच्चा डेली 50 इंग्लिश के वर्ड अपने वास्तविक जीवन में उतारेगा, और अगले 5 मिनट में इसका आप अनुभव करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसमें आप लोग भी सहयोग कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ 5 से 7 इंग्लिश के वर्ड सिखाऊंगा और उसका मतलब बताऊंगा, ठीक है? और आपको जैसा मैं कहूंगा, मतलब ये टीचर का पार्ट होगा जो कि इस टैब में दिया होगा एक्टिविटी वाले पार्ट में, मैं उसी को यहाँ पे एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताऊंगा और वो आपको करना है, ठीक है? याद नहीं रखना, उसको करना है। इस इंग्लिश के किताब में एक चैप्टर नंबर क्लास 2 की किताब में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि नॉर्मल हम आपको सिखाएंगे। एक वर्ड है माइटी। माइटी
माइटी का MIGSTY माइटी, माइटी का मतलब होता है ताकतवर, ठीक है। अब अपनी बाहों को ऐसे मोड़िए और बोलिए माइटी, 3 बार बोलिए माइटी, माइटी, माइटी मतलब, ठीक है। अब मैं एक लाइन पढ़ूंगा, वो जैसे ही लाइन में वो वर्ड सुनाई दे सीधे एक्शन कर दीजिएगा, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन ए जंगल देयर लिव्ड ए माइटी लायन, बहुत बढ़िया। उसके बाद है हॉपिंग, हॉपिंग का मतलब होता है शॉर्ट स्टेप्स में कूदना, ठीक है, शॉर्ट स्टेप में कूदना। अब 2 बार हॉपिंग करके दिखाइए, मतलब 2 बार ऐसे हॉपिंग कीजिए, इसका मतलब हॉपिंग हो गया, ठीक है। ये था हॉपिंग, क्या था? अब जैसे ही वो वर्ड आएगा आप सीधे एक्शन कीजिएगा, मतलब बताने की जरूरत नहीं है। सडनली ही सॉ ए फैट रैबिट हॉपिंग बाय, बहुत बढ़िया। तीसरा है आइडिया, आइडिया का मतलब होता है कोई प्लान या सोल्यूशन जो किसी के दिमाग में होता है। अब अपने सर पे उंगली रख के बोलिए मुझे आइडिया आ रहा है, आइडिया, आइडिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा वर्ड है, ये सारी किताब का ही पार्ट है, बॉड। बॉ का मतलब होता है किसी के सम्मान में अपने बॉडी को झुकाना, ठीक है। अपनी बॉ करके दिखाइए ऐसे, ये बॉ किया मैंने, ठीक है। अब जैसे ही ये वर्ड आएगा सीधे कर दीजिएगा। एनिमल सॉ द लायन एंड बॉ बिफोर हिम, ठीक है। मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब होता है किसी राजा या रानी को जब वो टाइटल दिया जाता है, तो इसको आपको दिखाना है, अपने सर को झुकाइए और बोलिए योर मैजेस्टी, ठीक है। क्लेवर, क्लेवर मतलब होता है चालाक, चालाक को आपको ऐसे बना के दिखाना है, क्लेवर। अब इस चीज को गौर कीजिए, मैंने बच्चों को सिंपल 1 मिनट में ये चीज बताई है, और अब मैं सीधे एक्शन करूंगा और बच्चा सीधे वो वर्ड बताएगा। इसका मतलब क्या था? ये बच्चे को मैं पहली बार बता रहा हूं, ठीक है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? बहुत ठीक है। और ये क्या हुआ? और क्या था? ये मैजेस्टी, ये मैजेस्टी। अच्छा, अब मैजेस्टी का को करके दिखाइए, हॉपिंग करके दिखाइए, माइटी बना के दिखाइए, आइडिया दिखाइए कैसे बनता है। आपको यकीन नहीं होगा जब ये वीडियो मोड से ये एक्टिविटी क्लास में कर रहे होंगे तो आपका बच्चा किसी भी गली मोहल्ले या कहीं से भी आ रहा हो और किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आपकी बात कर रहा हो, जब उसके बातचीत में माइटी, आइडिया और इस तरह के वर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे तो मान के चलेगा कि आपका बच्चा, वो बांग्लादेश वाला याद रखिएगा, आपका बच्चा अग्रसर हो चुका है उस चीज में, जो कि 2 साल लगेंगे और आपका बच्चा एक बेसिक लेवल की लैंग्वेज की तरह इंग्लिश को सीखेगा, न कि सिर्फ पढ़ने लिखने के पॉइंट से। थैंक यू पेरेंट, थैंक यू। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को इंग्लिश वाला पार्ट एक्टिवेट करने जा रहे हैं। हम ये चीज प्री प्राइमरी से शुरू करते हैं, बच्चा अभी क ख ग घ ना लिखना चाहे, लेकिन वो बहुत सी बेसिक चीजें होती है सिविक सेंस की जो कि इंग्लिश में ही बोलता है, वो पूरे के पूरे वर्ड पावर से उस बच्चे को लगातार आप देते चले जाइए। आपको यकीन नहीं होगा, आपका बच्चा तीसरे साल तक जाते जाते एक बेसिक लेवल के इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। इस प्रोग्राम की गारंटी है। ये तरीका था जैसे हम इंग्लिश को सिखाते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि हम अपने बच्चे को मैथ और साइंस कैसे पढ़ाते हैं। देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक ढर्रा चला हुआ है कि बेसिक मैथ और साइंस में, मैथ में सवाल को समझाया और सवाल को कर दिया, काम खत्म। साइंस को पढ़ा, उससे क्वेश्चन आंसर याद किए, एग्जाम में लिख दिए, काम खत्म। लेकिन जब हम बात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कर रहे होते हैं तो उसमें एक बहुत प्राइमरी चीज की जरूरत पड़ती है कि क्या उस HCF LCM को यूज करके क्या कोई अपने जीवन की समस्या सॉल्व कर सकते हैं, या HCF LCM का कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या कोई भी चीज जो मैथ और साइंस में पढ़ा हुआ है आपने उससे कुछ इजाद कर सकते हैं या कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके तहत आप क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे, इस प्रोजेक्ट के तहत प्रोपेल वाले, आपके हर बच्चे मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट को प्रोजेक्ट बेस पे सीखेंगे, मतलब 100% एक्टिविटी बेस्ड। अगर उन्होंने मैथ और साइंस पढ़ा है और उसने सवाल किया है तो वो उससे कुछ बना के भी दिखाएंगे, वरना वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और यकीन मानिए, अगर ये अप्रोच के साथ आपका बच्चा क्लास 6 तक पहुंच गया तो आपको जरा सभी बच्चे से 8-9 में जाके ये नहीं पूछना पड़ेगा, या बच्चे को क्लियरिटी में दिक्कत नहीं होगी कि हम बाद में कॉमर्स लें कि साइंस लें। उसके दिमाग में पहले से क्लियर हो चुका होगा कि मुझे जाना किस तरफ है, इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं बस एग्जाम में बस पास होता चला जा रहा हूँ।
तो ये इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अप्रोच में जब हम मैथ और साइंस पढ़ाते हैं तो इसका ये फायदा होता है। और अगले 6 महीने में आप ये आपके बच्चे ही आपको बताएंगे कि कैसे ये यहाँ पे हो रहा है। तीसरी चीज, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की एक सबसे बड़ी विडंबना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। मान के चलिए कि मैं क्लास 12 तक पढ़ा लिखा हूं, आईसीएसई सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, और मैंने अपने 12 तक की पढ़ाई को पढ़ने के लिए 20 लाख रुपए खर्च किया। मैं बहुत बड़ी जगह से पढ़ के आया हूं, और अब मेरे घर की माली स्थिति कुछ ऐसी हो गई, मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि मैं आगे की पढ़ाई अब नहीं कर पाऊंगा, मतलब अब मैं आगे पढ़ नहीं पाऊंगा, और अब मुझे कमाना होगा वरना अब मेरा घर नहीं चल पाएगा। एक समय था कि मैं बहुत पैसा खर्च करके पढ़ा था, लेकिन अब 12 के बाद मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और मुझे अब कमाना होगा वरना मेरा परिवार सर्वाइव नहीं करेगा। अब आप बताइए कि ये 12 का पढ़ा हुआ बच्चा, चाहे किसी भी बोर्ड से चाहे कितना भी पैसा करके पढ़ा हो, ऐसा क्या करेगा कि इस 12 की पढ़ाई को यूज करके वो पढ़ाई करना शुरू कर देगा, मतलब पैसा कमाना शुरू करेगा। मैं क्या कर सकता हूं 12 तक के पढ़ने के बाद? जी आप ही लोग से पूछ रहा हूं, 12 तक की पढ़ाई पढ़ने के बाद अब मैं ऐसा क्या करूं कि उससे मैं पैसा कमा पाऊं? लेकिन मैंने 12 तक सीबीएसई से पढ़ा, आईसीएसई से पढ़ा, स्टेट बोर्ड से पढ़ लिया। अब मेरे पास उस पूरे 12 तक का हिसाब किताब जो है, जो पढ़ाई मैंने पढ़ी है, उससे मैं कमाऊं कैसे? इजाद वाला पार्ट तो आपका सर वाजिब है, लेकिन अगर मैं अपने पढ़ाई की बात करूं, यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है कि आप 12-14 साल पढ़ने के बाद एजुकेशन सिस्टम बोलता है कि अगला 5-7 साल और पढ़िए तब जाके आप कमाने योग्य बनेंगे। और अब ये भारत सरकार नहीं चाहती। भारत सरकार का कहना है कि अब असल में स्कूल में ही स्किल वाला पार्ट आपके इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, मतलब आपका बच्चा स्कूल के अंदर अंदर ही कुछ ऐसी स्किल सीख जाए कि वो क्लास 5, 7, 8 तक जाते जाते वो बेसिक लेवल का कम से कम 15-20 हजार रुपए महीना कमाने लग जाए। इसके तहत न्यू एजुकेशन सिस्टम के तहत अब हम स्कूल्स में कोडिंग्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। कोडिंग वाला पार्ट में आप यकीन नहीं करेंगे, क्लास 3 में एक वीडियो मैक्सिमम का हम सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं। उसके तहत अगर वो बच्चा प्रॉपरली उस सॉफ्टवेयर को समझ जाए, अच्छा सबसे बड़ी चीज, कभी भी कोई भी स्किल किताब से नहीं पढ़ाई जा सकती। मतलब आपको किताब आपके सामने है, वो आपके टीचर भी के पास भी किताब है, उसके बारे में बता रहे ना, जब तक उसका 100% प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब हम अपने पास में जो कोडिंग क्लास 1 से लेकर क्लास 8 में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो डेवलपर लॉगिन पे पढ़ा रहे हैं। डेवलपर लॉगिन को ऐसे समझिए कि एक अपने आप में एक वर्चुअल, आप आईटीआई के बच्चे को आपने कभी देखा है? जो आईटीआई के बच्चे होते हैं उनको एक बॉक्स मिलता है जिसमें ढेर सारे रिंच विंच होते हैं और सोल्डरिंग आयरन होता है, मतलब सब कुछ उनके हिसाब से चीजें होती है। डेवलपर लॉगिन इज इक्वल टू वही सेम बॉक्स जिसमें सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया का सिस्टम होता है। और हमने गांव और टाउन्स के पॉइंट से, मतलब स्कूल में तो लैपटॉप और पीसी पे रहेगा ही, घर पे तो मैक्सिमम लोग के पास पीसी और लैपटॉप नहीं होता, तो हमने उनको मोजिला फायरफॉक्स पे, जो कि पापा मम्मी के फोन से ही लेकर, वो पूरा का पूरा लैब एक्टिवेट करेंगे। जो वो यहाँ करेंगे वो वहां पे देख सकते हैं, और जो वहां करेंगे वो यहाँ देख सकते हैं, वो दुनिया पे कहीं भी देख सकते हैं। मतलब सारे सॉफ्टवेयर उनके उस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, ना कि सॉफ्टवेयर डायरेक्ट पढ़ेगा। तो उस डेवलपर लॉगिन के तहत हम कराने जा रहे हैं। और यकीन मानिए कि क्लास 3 का बच्चा अगर वो वीडियो मिक्सिंग के सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली पढ़ ले तो 15 से 20 हजार रुपए महीना कमाने का वो आदमी है। और आज आईटी वाली फील्ड किसी जगह किसी ऑफिस का मोहताज है नहीं। आप सबके घर में भी कोई ना कोई आईटी का आदमी जरूर होगा जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा, कर यहाँ बैठा है, लेकिन काम वो दिल्ली या गुड़गांव या बैंगलोर में कर रहा होगा। और अब फ्रीलांसिंग का जमाना है। अगर आपके पास अपनी स्किल है तो आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट्स क्लाउड बेस्ड हैं, प्रोजेक्ट्स पे जाइए, अपने आप को अप्लाई कीजिए, उसको कीजिए, हावरली बेसिस पे पैसा लेके जाइए। तो अब इस फील्ड में हम स्कूल्स में क्लास 1 से लेकर 5 तक में बेसिक सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं। क्लास 6, 7, 8 में पाइथन्स और ओरेकल वाले पार्ट को हम पढ़ा रहे हैं। 3, 4, 5 में हम उसमें जावा पढ़ा रहे हैं। और ये पढ़ाने वाला पार्ट कम, एक्टिविटी वाला पार्ट और प्रोजेक्ट बेस्ड ज्यादा रहेगा।
तो ये सब चीजों को जब हम लेके चलते हैं, जब हम अपने क्लासेस में ऐसा बदलाव करते हैं कि पढ़ाने की 40 मिनट की क्लासेस में टीचर अलग अलग माध्यम से पढ़ाएगी, टीचर दिखा के भी पढ़ाएगी, करा के भी पढ़ाएगी, एक्चुअली वास्तविक जीवन से जोड़ के भी पढ़ाएगी बच्चे, और पढ़ाने हमारे पास टीचर के पास एक अच्छा खासा मटेरियल है जो किसी 1 लाख वाले टीचर के बराबर की पढ़ाई उससे करवा सकता है। और ये एक्चुअली हम और मैनेजमेंट मिलकर इसको ट्रेनिंग और इसको कंट्रोल पे रखेंगे कि कैसे हो पाएगा। और दूसरी चीज, जब बेसिक बदलाव होगा इंग्लिश में, मैथ और साइंस और स्किल बेस्ड सिस्टम में, तो आपका बच्चा बाय डिफॉल्ट बिना कुछ लगाए किसी 10 से 15,000 रुपए महीने वाले स्कूल की पढ़ाई यही पढ़ रहा होगा। यही हमारा विजन है, यही हमारा मिशन है, और उसके तहत हमने स्कूल के साथ हाथ मिलाया है। और हम शुरू से ही इस चीज के बड़े पक्षधर थे कि लबीब सर ने जो चीजें आज से 3-4 साल पहले सोची वो नॉर्मल उस समय भी हुई, आगे भी हो रही हैं, और आगे आने वाले समय में मैंने आपको जो बात कही वो सबसे इंपॉर्टेंट है। शिक्षा आदमी को जरूर अच्छा बना सकता है, लेकिन शिक्षा विथ रिलीजियस वैल्यूज वो डेफिनेट तौर पे अच्छा बना देगी, और यही विजन लेके स्कूल और हम चले। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत वैल्यूबल और मीनिंगफुल वर्ड्स थे, और स्पेशली आपने पूरे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम आपके सपोर्ट के साथ चल रहा है उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एलिब्रेट किया। और मुझे ये मैसेज भी पहुंचाना था कि हम किस तरीके से, किस प्लेटफॉर्म के जरिए और किन एफर्ट्स के साथ हम स्कूल चलाते हैं।